हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। सो हम रन कर रहे हैं सीआरपीसी की सीरीज़। हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया है जिसमें मैंने पूरे डिटेल में इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक जुडिशरी और एलएलबी या एलएलएम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें कवर की थी, जिसमें सारी चीज़ें थी इनेक्टमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, पर्पस सीआरपीसी के लाने का, इसके पहले और कौन सा सीआरपीसी था, कितने सीआरपीसी में अमेंडमेंट आए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या थे और अमेंडमेंट आने का रीज़न क्या था, कौन कौन सी कमेटी थी जिसके बाद अमेंडमेंट आई थी। ये सारी चीज़ें मैंने कवर की। कितने सेक्शंस थे, शेड्यूल हैं, सारी चीज़ें, अमेंडमेंट के बाद कितने सेक्शन हुए, पहले कैसे थे, ये सारी चीज़ें कवर की है। इसके अलावा मैंने कवर किया था सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 का 2H तक। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो पहले देखें, देन ये वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। एंड आपके पास टाइम नहीं है तो 1.5x या 2x में जाके देखिएगा ताकि आप टाइम सेव कर सके और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सीआरपीसी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो वहाँ जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है सेक्शन नंबर 2 के 2I से 2S तक मैंने ऑलरेडी लास्ट सेक्शन में कवर कर लिया था। तो 2I बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हम देख लेते हैं क्या होता है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है उसमें इंक्लूड करता है कोई भी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। तो कोई भी प्रोसीडिंग्स जिसमें एविडेंस जो है ओथ पे लिया जा सकता है उसको बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। एंड इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूड्स बोला जा रहा है, यानी कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इसके अलावा भी और भी चीज़ें कवर की जा सकती है, बट यहाँ इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो इसमें लिखा गया है कि प्रोसीडिंग्स के अंदर जो जब एविडेंस लिया जाता है ओथ पे तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन याद रखिएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है 2J। एंड 2J हमें बताता है लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे 2J में लोकल जुरिस्डिक्शन आता है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। अब लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है? इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, या कोर्ट और मजिस्ट्रेट के रिलेशन में लोकल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया है। अब लोकल जुरिस्डिक्शन मतलब होता है इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स अ लोकल एरिया विद इन विच कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस कोड। अब इस कोड के अंदर कोर्ट या मजिस्ट्रेट को कुछ पावर दिया गया है और जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर, जिस लोकल एरिया के अंदर वो अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस जुरिस्डिक्शन को लोकल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं इस कोड के अंदर, यानी कि सीआरपीसी के अंदर। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि और कोई अदर एरिया भी हो सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करेगी। तो नॉर्मल सी चीज़ है लोकल जुरिस्डिक्शन, वही होता है जहाँ कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपना पावर एक्सरसाइज करता है उस लोकल एरिया में, उसको लोकल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। सिंपल, लेकिन 2J में है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 2I में लोकल प्रोसीडिंग्स है एंड लास्ट सेशन में 2H बताया था जो कि इन्वेस्टिगेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन के पास जो कि नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी याद रखिएगा 2K में बोल रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया 2K में है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसको क्या एक बार पढ़ भी लेते हैं। मीन्स एन एरिया डिक्लेयर और डीम टू बी डिक्लेयर अंडर सेक्शन 8। सो वैसे एरिया जो सेक्शन 8 के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया कवर आते हैं उसको बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, 2K में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का है। अब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस का डेफिनेशन ऑलरेडी देख रखा है और वो किस सेक्शन में आता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जानना है, एक एक स्टूडेंट का कमेंट चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में, तब मुझे पता चलेगा कितने सिंसियर स्टूडेंट है जो फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को। ओके, अब 2L के अंदर कवर हो रहा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। अब non-cognizable offense या non-cognizable case क्या होता है? जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है वारंट के बिना पकड़ने की, यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि वैसे ऑफेंस होते हैं जो थोड़े ग्रेव नेचर के होते हैं। ठीक है, वैसे ग्रेव नेचर के ऑफेंस होते हैं उसमें उनके पास, पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसी कोई पावर उनके पास नहीं होती है, वो बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट वारंट का, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वो लेस ग्रेव नेचर के होते हैं, इसलिए उसमें उतनी अर्जेंसी नहीं होती है कि विदाउट वारंट पकड़ लिया जाए। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा 2L के तक काफ़ी टाइम, मतलब कितनी टाइम मैं बोल सकती हूँ, हर एक स्टेट जुडिशरी में ये क्वेश्चन आया ही आया है 2L, ठीक है। एंड आप बताएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस किस में डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि नोटिफिकेशन है 2M में। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, नोटिफिकेशन जो पब्लिश होता है ऑफिशियल गैजेट में उसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन 2N जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है 2N क्या डिफाइन करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है। मीन्स any act or omission made punishable by any law for the time being in force and include any act in respect of which complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act of 1871। तो ऑफेंस मतलब क्या होता है, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, यहाँ सिर्फ एक्ट नहीं है ओमिशन भी है। तो अगर ऑफेंस है यानी कि आपने कोई एक्ट किया है तभी ऑफेंस नहीं होता, कोई आपको एक्ट करना चाहिए था लेकिन आपने वो नहीं किया जो कि आपको लॉ के द्वारा करना चाहिए था और आपने नहीं किया, तो वो भी ऑफेंस के अंदर आता है। यानी कि कोई एक्ट या ओमिशन जो कि ऑफेंस यानी कि पनिशेबल बाय लॉ है, वैसा एक्ट और ओमिशन करना, यानी कि आपको एक्ट करना था, आप कोई एक्ट नहीं करना था, मतलब जो एक्ट पनिशेबल बाय लॉ है वो कर दिया, कोई एक्ट करना था जिसको आपने ओमिट कर दिया और इसके कारण वो पनिशेबल बाय लॉ बन गया है, तो वो भी ऑफेंस के अंदर आएगा। और वो पनिशेबल बाय लॉ किस में है, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कोई भी एक्ट के अंदर वो पनिशेबल है, ठीक है। तो वो जो है आपका ऑफेंस के अंदर आएगा। और इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर दिया है, जो कि आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बनेगा, एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और उसमें इंक्लूड करी कोई भी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेन हैज बीन मेड इन द सेक्शन 20। तो सेकंड पार्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 2N में ऑफेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, कोई एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, ये यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं 2O, जो कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के बारे में बोल रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, 2O में आता है। अब ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन, मैक्सिमम डेफिनेशन इंक्लूसिव है, जहाँ पे है वहाँ मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, द ऑफिसर present in the police station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so direct and any other police officer so present। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा, अगर जो नॉर्मली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो अपसेंट है उस स्टेशन हाउस से किसी भी रीज़न से, चाहे अपना पर्सनल रीज़न हो, चाहे वो इलनेस के रीज़न से हो, ताकि वो परफॉर्म नहीं कर सकता अपना ड्यूटी, तो कोई उसका नेक्स्ट ऑफिसर जो उससे जूनियर है बट वो कांस्टेबल के रैंक से ऊपर है, तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हो जाएगा उस टाइम में। ये डेफिनेशन 2O में कवर हो रही है, ठीक है। फिर देन हमारा आता है 2P, जो कि प्लेस बताता है। प्लेस का मतलब यहाँ देख लीजिए क्या क्या होता है, प्लेस का मतलब देखिए अब कितना इजी है, 2P पे बता रहा है, प्लेस भी P से एंड 2P भी P से, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड करता है, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या क्या प्लेस में इंक्लूड हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हाउस है, बिल्डिंग है, टेंट है, व्हीकल है, वेजल है, ये कुछ डेफिनेशन है। अब देखिए आपका MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेस में क्या इंक्लूड नहीं हो सकता है, अब इसमें 3 दे देंगे, ये तीनों, और चौथा कुछ और दे देंगे और आप फंस सकते हैं इसमें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल में पढ़ना, ओके। तो हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल एंड व्हीकल, ठीक है, ये सारे आएंगे 2P में। अब 2Q हमारा आता है प्लीडर, 2Q आता है प्लीडर, ठीक है। प्लीडर कौन होगा, व्हेन यूज इन रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट मीन्स अ पर्सन ऑथराइज बाय और अंडर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग्स। अब प्लीडर कौन होता है, जब हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, किसी प्रोसीडिंग्स के रेफरेंस में जो कोर्ट में हो रहा है, तो वहाँ प्लीडर का मतलब होता है कोई पर्सन जो ऑथराइज है लॉ के अंदर उस टाइम इन फोर्स में, यानी कि लॉ के अंदर ऑथराइज है उस पर्सन को कि वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, और उसमें इंक्लूड करता है कोई भी अदर पर्सन जो कि अपॉइंट किया गया है कोर्ट के परमिशन से उस प्रोसीडिंग में एक्ट करने के लिए। कि नॉर्मल कौन होते हैं प्लीडर्स, जो लॉयर होते हैं जिनके पास परमिट होता है कि उस कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कभी एक्सेप्शनल केस में क्या होता है कोर्ट परमिट करती है किसी अदर पर्सन को कि आप प्रोसीडिंग्स ले सकते हैं, तो उसको भी प्लीडर कहेंगे उस केस में। ये आता है 2Q में, ठीक है, वेरी इजी डेफिनेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2Q भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। देन
2R, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि पुलिस रिपोर्ट के बारे में यहाँ भी ईजी है। देखिए 2R, R से रिपोर्ट, तो ये याद रख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ 173। अब 173 हमें चार्जशीट के बारे में बताता है। अब सब सेक्शन 2 जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सेक्शन नंबर 173 पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम पुलिस रिपोर्ट पढ़ना है तो देखते हैं पुलिस रिपोर्ट क्या होता है। कोई भी रिपोर्ट जो फॉरवर्ड करता है पुलिस ऑफिसर किसी मजिस्ट्रेट को 173 के सब सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है, वो क्या होता है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट को, पुलिस रिपोर्ट हो जाएगा 173 के क्लॉज 2 के अंदर। 173 को बात करता है चार्जशीट के बारे में। अभी के लिए बस इतना जाने, डिटेल में 173 जब देखेंगे तो बहुत डिटेल में केस लॉ के साथ देखने वाले हैं हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है पुलिस स्टेशन, जो कि एस, ये भी देखिए इजी है याद करने के लिए, क्योंकि एस से स्टेशन और एस से डेफिनेशन। मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय अ स्टेट गवर्नमेंट to be a police station include any local area specified by the state government in this behalf। अब पुलिस स्टेशन क्या होता है, कोई भी पोस्ट या कोई प्लेस जो डिक्लेयर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये पुलिस स्टेशन होगा, और उसमें इंक्लूड वैसा लोकल एरिया भी करता है जो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई किया है इस बिहाफ में। ओके, ये भी आ गया। अब प्रिस्क्राइब, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट देख लीजिए फिर भी 2T में प्रिस्क्राइब किया गया है। प्रिस्क्राइब मीन कोई भी प्रिस्क्राइब बाय रूल अंडर दिस कोड, ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं आप। 2U क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2U पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 24 एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, सेक्शन नंबर 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया। अब उस कोई भी पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है सेक्शन नंबर 24 के अंदर, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, और उसमें वो पर्सन भी इंक्लूड किया जाता है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा CRPC के लिए। 2U सेक्शन नंबर 2U के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिएगा, VVI है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला है वो सारे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने पहले बोल दिया। जैसे कि सब डिवीज़न इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सब डिवीज़न इज अ सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर समन केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2W बहुत बार बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम में पूछा गया है, समन केस किस में आता है, कौन से सेक्शन के अंदर, 2W के अंदर आता है। समन केस क्या होता है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। वैसा केस जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है, ठीक है, सिंपल सा। जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। अब हम वारंट केस क्या है वो देखेंगे 2X में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए समन केस क्या है, जो वारंट केस नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ है, विक्टिम का डेफिनेशन 2WA। ये अमेंडमेंट जो है वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ये क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो यहाँ देखिए आप 2009 के अमेंडमेंट से यहाँ पे ऐड हो गया है ये चीज़, ठीक है, 2009 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ये याद रखिएगा। 2W कब WA कब ऐड हुआ है, विक्टिम का डेफिनेशन 2009 के अमेंडमेंट से। अब देखते हैं डेफिनेशन कहता क्या है। Victim means a person who has suffered any loss or injury caused by the reason of the act or omission for which the accused person has been charged, and expression victim include his or her guardian or legal heir। Victim मतलब कौन होता है, वैसा पर्सन जिसको लॉस हुआ है या इंजरी हुई है किसी एक्ट या ओमिशन के कारण, जिस पर्सन को लॉस या इंजरी हुई है वही विक्टिम है, ठीक है। और फॉर विच जिसके कारण अक्यूज को चार्ज किया गया है, ठीक है, ये पर्सन कौन होगा, विक्टिम होगा। और विक्टिम में और इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड होता है उस विक्टिम के गार्जियन भी और लीगल हेयर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विक्टिम में इंक्लूड और क्या क्या होता है, गार्जियन और लीगल हेयर। ये फिर MCQ के बेसिस पे आ जाता है, गार्जियन लीगल हेयर, और दो चीज़ कुछ C दे देंगे, बोथ A and B, एंड D दे देंगे नीदर, और कुछ भी दे देंगे X से, तो फिर आपको बताना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कौन से अमेंडमेंट से आया है, इसमें इंक्लूड क्या करता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देन जो हमारा 2X है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वारंट केस। समन केस में हमने क्या देखा 2W में कि वैसे केस जो वारंट केस नहीं है। अब हमें वारंट केस अच्छे से देखना है। वारंट केस क्या होता है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। अब कोई भी पनिशमेंट जो एक्सीडिंग 2 years है, 2 years से ज़्यादा है, या जिसका पनिशमेंट डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, क्या क्या चीज़ है वारंट केस में, क्या क्या आता है वारंट केस में, जिसका पनिशमेंट 2 years से ज़्यादा है, जिसका पनिशमेंट डेथ है,
जिसका प्रेजेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये सारी चीज़ें वारंट केस में आएगी। यानी कि ग्रेव नेचर का जो केस होता है वो वारंट केस आता है, जिसका पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा है, या जिसका पनिशमेंट डेथ है, जिसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये सारी चीज़ें वारंट केस में आएगी। अब इससे जो लेस ग्रेव नेचर के हैं वो सारे समन केस में आ जाएंगे, जिसको 2W में कवर किया जाता है एंड 2X में कवर किया जाता है वारंट केस। ठीक है, समन केस लेस ग्रेव नेचर का होता है, वारंट केस जो है वो ज़्यादा ग्रेव नेचर का होता है। ठीक है, अब जो है लास्ट डेफिनेशन है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन इंडियन पिनल कोड हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट कोड। अब कोई भी वर्ड या डेफिनेशन या एक्सप्रेशन कहीं पे भी CRPC में यूज़ किया हो गया और वो डेफिनेशन सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम उसका मीनिंग कहाँ से जानेंगे? जो IPC में मीनिंग दे रखा है वही मीनिंग जो है हम यहाँ पे भी इंटरप्रेट कर लेंगे। ये 2Y हमें बताता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है, ये भी आजकल जुडिशरी के इतने सारे एग्ज़ाम हो गए हैं कि अब क्वेश्चन रिपीटेटिव होने के कारण ये सारी जगह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी मिस नहीं करिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने सेक्शन नंबर 2 पूरा कवर कर दिया है, अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो सारे कवर कर दिए हैं, जो भी आने थे मैंने बता दिए हैं। और आज का सेशन मैं इतना ही इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको मैं ज़्यादा खींचूँगी। आगे की चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आप मतलब अच्छे माइंड में, फ्रेश माइंड में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 सेशन ऑलरेडी हो गया है, दोनों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। जल्दी मैं नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर बिहार जुडिशरी। थैंक यू।